हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और KVS ट्रिपल SB और सुपर टेट बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हमसे पूछा जाता है। तो ये है NCF 2005। मैं आपसे इसी वीडियो में NEP 2020 को भी डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने NCF 2005 और NEP 2020 को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट तैयार करे हैं इनके, जो और इसमें सिर्फ ऐसी चीज़ों को शामिल किया है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो NEP 2020 भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, NCF भी 2005 वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इस टाइम वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी हो। हमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, हमें वो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में आता है और जिससे हम अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले NCF की फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये फ्रेंड्स 2005 में आई थी। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो सबसे पहला NCF जो आया था वो 1975 में आया था और इसमें जो 1968 में NEP आई थी उसकी छाप देखने को मिली थी। उसी से रिलेटेड चीज़ें हमें इस NCF में देखने को मिलती हैं। दूसरा है NCF 1988। ये जो 1986 में NEP आई थी उसकी छाप हमें इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद NCF 2000 में भी आया था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट NCF आया वो आया था 2005 में। तो हम आज उसी को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें थी, क्या विशेषताएँ थी, क्या था। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देती हूँ कि जब NEP 2020 आई थी तब एक नया NCF बनाने की मांग रखी गई थी। तो और दो हमारे NCF बने भी थे। एक जो ECCE पे ध्यान केंद्रित करता हुआ बनाया गया था और वो 2022 में बना था, और दूसरा NCF बना था स्कूल एजुकेशन पर ध्यान रखकर जो 2023 में बना था। फ्रेंड्स, यहाँ पे NCERT की फुल फॉर्म, फ्रेंड्स कई एग्ज़ाम्स में हमसे NCERT की फुल फॉर्म पूछी जाती है और हम ना इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे एजुकेशनल है, हम एजुकेशन कर देते हैं, या फिर यहाँ पे शैक्षिक है, हम इसको शिक्षा समझ लेते हैं। तो आपको ना ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। मुझे याद है फ्रेंड्स, जब मैंने CTET दिया था तो उस टाइम ये CTET में भी पूछी गई थी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं NCF 2005 के बारे में। तो इसके क्या क्या पॉइंट हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, हमें एक अच्छे टीचर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहला पॉइंट है, अधिगम को एक मनोरंजक गतिविधि बनाया जाना चाहिए। यानी फ्रेंड्स, हमें बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि ताकि उनको ना चीज़ें इंटरेस्टिंग लगें और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों को पढ़ें। हमें उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं पढ़ाना, उनको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में पढ़ाना है। और दूसरा है, पाठ्यक्रम को व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, NCF में और NEP में दोनों में ही ये चीज़ें की गई हैं कि हमें बच्चे का सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बढ़ाना, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, यानी उसका 360 डिग्री डेवलपमेंट हमको करना है। फिर है फ्रेंड्स, पाठ्यचर्या संरचना और स्कूल को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि स्कूल छात्रों के लिए सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करने के लिए एक संतोषजनक स्थान हो। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि कभी कभी आपने देखा है कुछ बच्चे घर में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं लेकिन स्कूल में जाके एकदम शांत हो जाते हैं। तो हमें अपने क्लास का, स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसे करना है जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ सकें और इन्वॉल्व हो सकें, उन्हें किसी भी तरह का डर झिझक महसूस नहीं हो। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ। अगर आप मेरे नोट्स से आपको कुछ हेल्प मिलती है या आप कंप्लीट करना चाहते हैं मेरे नोट्स से, तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर हैं फीचर्स ऑफ NCF 2005, यानी इसकी विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं, इसकी 5 विशेषताएं हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य। दूसरा है लर्निंग एंड नॉलेज, अधिगम और ज्ञान। तीसरा है करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट, पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण और मूल्यांकन। और चौथा है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्कूल और कक्षा का वातावरण। पांचवा है सिस्टमिक रिफॉर्म, प्रणालीगत सुधार। और फ्रेंड्स, कुछ इसके पॉइंट हैं
जैसे शिक्षक की भूमिका सुविधापरक होनी चाहिए। और एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है क्योंकि यह आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है। फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका क्या है, एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा है कभी कभी ये चीज़ें हमारे साथ बहुत ज़्यादा हुई हैं कि जब हम क्लासरूम में कुछ सर हमें टॉपिक पढ़ाते या मैम हमें कुछ पढ़ाती थी और हम कुछ गलत कर देते तो हमें बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ती थी कि हमने गलत क्यों किया। लेकिन फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आजकल ऐसा नहीं है। आज के स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें अब बहुत ही बदल चुकी हैं, सुधर चुकी हैं, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा ही होता था। तो क्योंकि वे बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और समाधान पहचानने में मदद करती हैं। इसमें कम पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया गया है ताकि बच्चों को सीखने का कम तनावपूर्ण माहौल मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगला हेडिंग है हमारी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएम, यानी 2005 एनसीएफ के मार्गदर्शक सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये ना मैंने शॉर्ट में लिख रखा है क्योंकि कभी कभी ऐसा ना एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हम याद करते हैं, बहुत सारा सिलेबस होता है तो मिक्सअप हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो आगे पॉइंट है बट मैंने एक सर से पढ़ा था तो उन्होंने इस तरीके से मुझे समझाया था तो मैंने अभी उसी से करा है कि आप उसको ना 5 जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उनके आप ऐसे याद रख लो। फीएड से, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, ई से एक्सटर्नल वर्ल्ड, ए से ऑल राउंड डेवलपमेंट, आर से रिमूव रोट लर्निंग, डी से डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, एक्सटर्नल वर्ल्ड का बाहरी दुनिया, ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी 360 डेवलपमेंट, और रिमूव रोट लर्निंग यानी रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यू जो उसकी वैल्यूज़ हैं हमें उसको बढ़ाना है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के चीज़ें करनी है। और फ्रेंड्स, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बड़े लाइन में करके लिख रखे हैं क्योंकि मुझे उससे चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जो हमने वहाँ पे शॉर्ट वे में पढ़ा है वही है ये। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा है यह सुनिश्चित करते हुए कि छात्र केवल रटकर याद ना करें, अवधारणा निर्माण पर जोर दिया जाए। और तीसरा है ऐसा पाठ्यक्रम जो पुस्तकों से आगे बढ़े और लीक से हटकर चिंतन करे। चौथा है परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाने के लिए उन्हें कक्षा की गतिविधियों के साथ एकीकृत करना। और पांचवा है फ्रेंड्स, व्यक्ति की पहचान को पोषित करने के लिए लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन करना। यानी बच्चे के दिमाग में कुछ थॉट्स हैं या वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है तो आप उसकी चीज़ को इग्नोर ना करें कि नहीं तुम चुप रहो, ऐसे मत बोलो। हमें उनकी चीज़ों को भी जानना है कि वो क्या सोचते हैं या वो कैसी थिंकिंग करते हैं, क्योंकि एक टीचर का फ़र्ज है कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान से ना जोड़े, वो चीज़ों को बाहरी जो ज्ञान से भी जोड़े और उन्हें इस चीज़ के लिए भी फोर्स ना करे कि तुम सिर्फ इंग्लिश बोलो या आप ये लैंग्वेज पढ़ो। वो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो हमें उसमें ही बच्चों को पढ़ाना है। सॉरी फ्रेंड्स, आपको तो बताइए कि घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इधर से उधर से शोर करते ही रहते हैं। मैं अभी टाइम निकाल के ही वीडियो बनाने बैठी हूँ लेकिन बीच में मेरे बच्चे आ जाती है और कभी ना कभी कुछ बोलने लग जाती है, कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो फ्रेंड्स, फिर है हमारा पॉइंट इंक्लूसिव एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये तो आपको अच्छे से पता होगी, हम इसको समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं कि इस एजुकेशन में जो नॉर्मल चाइल्ड होता है जो स्पेशल चाइल्ड होता है दोनों को मिला के एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है। और फ्रेंड्स, कुछ सारे पॉइंट और भी हैं क्योंकि फ्रेंड्स इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक अलग टॉपिक है, हम इसको अलग पढ़ेंगे। लेकिन जो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बनता है कि समावेशी शिक्षा किस में शामिल है, एनसीएफ 2005 में या फिर एनईपी 2000, तो सिर्फ मैंने वही पॉइंट लिखे हैं ताकि जो हमारे एग्ज़ाम में काम आए। वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है लेकिन फ्रेंड्स हमें ज़्यादा बड़ा करके क्या करना है, हमें उतना पढ़ना है ना जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। फिर है फ्रेंड इक्वलिटी, और कि हमें सब बच्चों को इक्वल समझना है। फिर है रिमूव स्टीरियोटाइप, जो होता है ना जेंडर स्टीरियोटाइप की लड़का ये करेगा लड़की ये करेगी। तो हमें क्लास में ऐसी एक्टिविटी करानी है कि लड़के के काम लड़कियों से और लड़कियों के, ताकि उनको ये उनके दिमाग से निकल जाए कि लड़का और लड़के का कोई काम नहीं होता, सारे काम सब मिलके कर सकते हैं। और फ्रेंड्स लाइब्रेरी, उसमें एनसीएफ में लाइब्रेरी का दिया है कि लाइब्रेरी को आपको 24 घंटे ओपन रखना है जिसमें बच्चे जाके अपनी साइलेंट रीडिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो बात और है, एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ कहता है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए।
फ्रेंड्स सूचना का मतलब होता है कि अभी हम गूगल खोलें, गूगल पे हमें किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो हम टॉपिक डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन क्या फ्रेंड्स सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल है? नहीं। हमें उनमें से ये पता लगाना कि एग्जैक्टली हमारे लिए सही क्या है, क्या हमारे लिए आगे चल के इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए हेल्प करेगा, वो होता है ज्ञान। क्योंकि सूचनाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ज्ञान जो हमें देखना है कि एग्जैक्ट में कौन सी चीज़ सही है जो हमारे लिए अच्छी है। तो फ्रेंड्स ये मेरे जो एनसीएफ का है, मैंने 3 पेजों में कवर करा है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ दोबारा से, ताकि अगर आप बनाना चाहें मेरी उससे नोट्स तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज मैंने बस आपसे यही शेयर करा है। और बहुत टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं क्योंकि फ्रेंड्स काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं ट्राई करूँगी कि शायद कल से मेरे वीडियोस आपके पास रेगुलर आएँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।